हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे अकाउंटेंसी के एमसीक्यू क्वेश्चन। अब लास्ट मिनट में हम लोग ये रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि 24 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके स्कोर बूस्ट करने में। ठीक है, चलो तब देखते हैं क्या है। हम लोग इसको टेस्ट पेपर से करते हैं। कुछ टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस लिए गए हैं, उन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिनका हो गया है वो रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। द वैल्यू ऑफ गुडविल इंक्रीज विद द क्वेश्चन मार्क ऑफ द फर्म। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कब बढ़ता है? इंक्रीज इन प्रॉफिट, डिक्रीज इन प्रॉफिट, इंक्रीज इन लॉस, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि प्रॉफिट बढ़ेगा तभी गुडविल बढ़ेगा। जो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट करता है उसका गुडविल उतना बेटर होता है। दूसरा क्वेश्चन है, ए बी आर टू पार्टनर्स, दे एग्री टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम 2:1 to 3:2। हु गेन्ड ड्यू टू चेंज। तो पहले इन लोगों का रेशियो 2:1 था, बाद में हो गया 3:2। तो पूछ रहा है कि कौन गेन कर रहा है। ठीक है, कैसे निकाला जाएगा इसको? बहुत ही आसान है, शॉर्टकट तरीका मैं बताया हूँ पहले भी, आप देख लो। ओल्ड रेशियो कितना है? 2:1। न्यू रेशियो कितना है? 3:2। सबसे पहले कोशिश करते हैं इसके टोटल सम को बराबर करने का। इसका टोटल सम है 3 और इसका टोटल सम है 5। तो इसमें कर लो मल्टीप्लाई 5 का और इसमें कर लो मल्टीप्लाई 3 का, जिससे दोनों का टोटल सम इक्वल हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 2 10, ये हो जाएगा 10:5 1 जा 5, ये हो जाएगा 3 3 का 9, ये हो जाएगा 6। अब देखो कौन गेन कर रहा है। इसका तो कम हो गया तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, और इसका बढ़ गया तो ये गेन कर रहा है। तो ये दूसरा वाला पार्टनर गेन कर रहा है, मतलब बी गेन कर रहा है। तो कौन गेन करेगा? बी गेन करेगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में पूछा रहता है कौन सेक्रीफाइस करेगा, तो ये सेक्रीफाइस करेगा। देख सकते हो कैसे। ध्यान खाली ये रखना है कि टोटल सम इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ 5 10 5 15 हुआ कि नहीं टोटल, और यहाँ पर भी देखो 9 6 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। द फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या क्या फीचर होता है? कॉमन सील होता है, यस। परपेचुअल सक्सेशन होता है, बिल्कुल। लिमिटेड लायबिलिटी होता है, हाँ ये भी होता है। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस जॉइंट स्टॉक कंपनी का या प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी का ये सारा ही फीचर्स होता है। और भी कुछ फीचर्स होते हैं, अभी हम लोग बाद में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम रेट ऑफ प्रीमियम फॉर इशू ऑफ शेयर एज पर कंपनीज एक्ट। तो कंपनी एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम रेट ऑफ प्रीमियम क्या है? तो प्रीमियम का मैक्सिमम रेट पे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, डिस्काउंट का मैक्सिमम रेट पूछेगा अगर, तो इसका लिमिट है 10%। ठीक है, ठीक है। और री इशू के टाइम डिस्काउंट का जो मैक्सिमम रेट है वो है जितना अमाउंट फोरफिट हुआ रहता है, वो होता है मैक्सिमम डिस्काउंट। अमाउंट फोरफिटेड मैक्सिमम डिस्काउंट ये होता है री इशू केस में। नॉर्मल केस में 10% होता है और प्रीमियम पे कोई इफेक्ट, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अच्छा, इफ डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट द डेफिसिट अमाउंट इज डेबिटेड टू। मतलब डिवेंचर अगर डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो डेफिसिट अमाउंट जो होगा वो कहाँ जाएगा? तो डिस्काउंट जो होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर कर देंगे। ठीक, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर यहाँ ऑप्शन नहीं रहता तो पीएल करते, क्योंकि अल्टीमेट डिस्काउंट ऑन डिवेंचर बाद में पीएल में ही ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे करके थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, तो हम लोग डिस्काउंट ऑन डिवेंचर ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू अ पार्टनरशिप। बोला है पार्टनरशिप के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर देता है पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है, इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म के लिए ये एक इनकम हुआ और पार्टनर के लिए ये एक एक्सपेंस हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका उल्टा हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो पार्टनरशिप फर्म देता है अपने पार्टनर्स को, मतलब वहाँ पर पार्टनर्स के लिए इनकम हो जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फर्म के लिए वो हो जाता है एक्सपेंस। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, इफ एवरेज प्रॉफिट इज 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12% एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज 22 लाख, देन द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो देखो एवरेज प्रॉफिट 3 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, तो गुडविल पूछ रहा है। कैसे होगा गुडविल? कैपिटलाइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। देखो 3 लाख का, अगर 3 लाख का नॉर्मल प्रॉफिट है तो 12% रेट ऑफ रिटर्न है, तो वैल्यू ऑफ फर्म कितना होगा? डिवाइड बाई 12 इंटू 100 कर लेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाएगा। ये कितना आएगा? 12 दूनी 24, 12 पचे 60, आई थिंक ये 25 लाख आ जाएगा। और यहाँ पर है 22 लाख, तो 22 लाख माइनस कर देंगे तो 3 लाख का गुडविल बचेगा। गुडविल कितना आ जाएगा? गुडविल आ जाएगा 3 लाख। समझ में आया सबको? एक बार फिर से बताते थे, ठीक है? डाउट हो सकता है। देखिए तो कितना है? 3 लाख है नॉर्मल प्रॉफिट, डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, तो वैल्यू ऑफ फर्म कितना होगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, या वैल्यू ऑफ फर्म भी बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 लाख। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? इससे माइनस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो बचेगा वही हो जाएगा गुडविल। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि द बैलेंस इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज, पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस कितना होता है? डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हु विल नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में कौन पार्टनर नहीं हो सकता है? तो इंसॉल्वेंट पर्सन नहीं हो सकता है, एक्टर हो सकता है, वुमेन हो सकता है, नोबडी। तो इंसॉल्वेंट जो होता है वो नहीं हो सकता, मतलब जिसका दिवालिया हो गया रहता है, कोर्ट जिसको दिवालिया घोषित करे, मतलब वो कोई कंपनी को पहले से डुबा चुका है, डुबा के बैठा है। दिवालिया मतलब इन्वेस्टर का पैसा रिटर्न नहीं किया था, जहाँ से लोन लिया था उसका पैसा रिटर्न नहीं किया था, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है इंसॉल्वेंट। तो ये कंपनी ये क्या नहीं कर सकता? ये पार्टनर नहीं हो सकता है, ठीक है। और कौन नहीं हो सकता? माइनर, माइनर हो सकता है, लिमिटेड कुछ केस है उसमें हो सकता है, जैसे कि पेरेंट का अगर डेथ हो गया, माइनर बच्चा है तो वो पार्टनर से बन सकता है, ठीक है। अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड वाला अगर कोई व्यक्ति है तो भी नहीं हो सकता, मतलब जो पागल है तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। अगला क्वेश्चन है, शेयर हैविंग the face value 10 each are called 7 lakh each if 300 share are forfeited after realizing ₹2 per share। देखो क्या हुआ, 7 रुपया कॉल्ड अप है, 2 रुपया मिल गया था, उसके बाद क्या हुआ? फॉरफिट कर रहा है। तो अमाउंट ट्रांसफर टू फॉरफीचर, फॉरफीचर में कितना ट्रांसफर होगा? तो 2 ही रुपया मिला है ना, तो 2 ही रुपया फॉरफीचर में ट्रांसफर होगा। कितना शेयर था? 300 इंटू 2, 600 रुपया ट्रांसफर होगा फॉरफीचर में, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एग्जाम से पहले 1 से 2 बार ये वीडियो जरूर देख के जाना, 24 मार्क्स मिल जाएगा आराम से। इफ गुडविल अकाउंट इज रेज्ड बाय पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इट विल बी रिटर्न ऑफ इन। तो गुडविल रेज हुआ, फिर राइट ऑफ करने के लिए कौन सा रेशियो लेंगे? तो राइट ऑफ एडमिशन के टाइम में राइट ऑफ न्यू रेशियो में होता है, रेज ओल्ड रेशियो में होता है। रेज होता है ओल्ड रेशियो में और राइट ऑफ होता है न्यू रेशियो में, ठीक है। ठीक है, गुडविल ट्रीटमेंट वाला वीडियो देख लोगे, उसमें भी बताया गया है। डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, तो जो अभी बताया मैं, इसको आंसर इसका पहले बता चुका हूँ मैं। फॉरफिटेड शेयर का जो डिस्काउंट होता है, फॉरफिटेड शेयर को जब री इशू करते हैं तो उस पर जो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होता है? तो जितना हम लोग फॉरफिट, कैन नॉट बी मोर देन बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड जितना करते हैं अमाउंट, उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जितना फॉरफिट हुआ रहता है, जैसे इस ऊपर वाले सम में हम लोग जो फॉरफिट किए, 2 रुपया फॉरफिट किए थे ना,
तो 2 रुपये से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। जितना फॉरफिट करेंगे उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, एक्चुअली लॉजिक क्या है देखो, समझो, लॉजिक से समझोगे तो याद रहेगा। मान लो 10 का शेयर है, फर्स्ट टाइम हम बेच दिए, 3 रुपये मिल गया, 3 रुपया मिल गया, उसके बाद फॉरफिट हो गया, तो 3 रुपये, 10 रुपये में से 3 रुपये तो मिल ही चुका है। अब हम रीइशू कर रहे हैं। अब कंपनी सोचेगा कि 3 रुपये तो मिल चुका है, तो हम 7 में भी बेचेंगे तो काम चलेगा, इसलिए 3 से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देगा। वो 6 नहीं करेगा, 6 करेगा तो उसका 1 रुपये का लॉस हो जाएगा। 6 रुपये नहीं कर सकता है, 7 कर सकता है, 7 से ज़्यादा कर सकता है। हाँ, ज़्यादा में क्यों नहीं बेच सकता है, कोई भी ज़्यादा बेच सकता है, 8 बेच सकता है, 9 बेच सकता है, 10 में भी बेच सकता है, इवन प्रीमियम पे भी बेच सकता है, 11, 12, 13, 14 जितना भी। ठीक है, लेकिन टोटल सम 10 होना चाहिए, 10 के नीचे नहीं बेच सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:1 एंड बी सी 3:2। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, देखिए, शॉर्टकट तरीका भी है और प्रॉपर तरीका भी है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड। शॉर्टकट में हम ए बी का मिलाएंगे 2:1 हो रहा है कि नहीं, और बी सी का मिलाएंगे 2:3 हो रहा है कि नहीं। जैसे ए बी का ये रेशियो है तो ये है 2:3, वो 1 हो रहा है ना, काटने से 2 1 आएगा। और ए बी सी का है तो ये क्या 3:2 है। हाँ जी हाँ, ये तो पूरा मैच कर रहा है, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना बात। इसको अगर हम काटेंगे 2 1 तो मिल गया ए बी का, और अगर नहीं काटें तो देखो ये 3 2 बी सी का मिल गया, तो ये आंसर सही है। उसके बाद और कोई भी देखोगे तो नहीं मिलेगा, 2 1 मिल रहा है लेकिन 3 2 नहीं मिल रहा है, ये कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे आगे बात किया कि कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो कैलकुलेट करने का भी तरीका है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए, ए बी का रेशियो कितना है, ए बी का है 2:1, बी सी का कितना है 3:2। ए बी का सेम सेम है ना, तो ये इसको भी हम सेम करेंगे, मतलब ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। देखो, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो 3, और इसमें कर दो 1 का मल्टीप्लाई 1, तो ये 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, और 3 एकम 3, और 1 एकम 1, क्या हुआ ये, अच्छा 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, तो रेशियो देखो क्या आया 6:3:2। नहीं समझ में आया, फिर से देख लो एक बार, थोड़ा सा ऊपर में ना पेज है वाइट, देखो 2:1 3:2, ए बी का ही ये, ए बी सी का है। मैं क्या बोला, मैं बोला कि ए 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो बी बराबर हो जाएगा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो और इसमें 1 का, ए मल्टीप्लाई होगा तो ए 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, और 1 3 3, और 1 दूनी 2, तो रेशियो देखो क्या आएगा 6:3:2। ठीक है, ये आ गया, समझ में आ गया बात। आगे देखिए, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ डिजीज पार्टनर्स इज गिवन टू। तो डिजीज पार्टनर का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ डिजीज पार्टनर्स इज गिवन टू, किसको दिया जाता है वो, तो उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाता है, एग्जीक्यूटर ऑफ डिजीज। ठीक है, मतलब उसके लीगल हेयर को, बेटा बेटी कोई हुआ या उसका एग्जीक्यूटर जो होगा। MNO आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। N retires, his share of goodwill is agreed 21,000, the amount to be debited to M's capital account। ठीक है, तो देखो कौन रिटायर हो रहा है, N, इसको N और M का बोल रहा है कि M का कैपिटल अकाउंट कितना से डेबिट होगा। देखो एक बात तो पता है हमको कि इसका 21,000 क्रेडिट होगा, किसका, जो रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है, रिटायर हो रहा है N, तो 2 में N आएगा, कितना आ जाएगा 21,000। ठीक है, 21,000 आ जाएगा, और बाकी M और O डेबिट होगा, कितना कितना डेबिट होगा, 21,000 को गेनिंग रेशियो में बांटना होगा। गेनिंग रेशियो अगर कुछ नहीं बोला गया है तो जो बीच में रिटायर हुआ इसको छोड़ दो, 5:2 में बांट दो। तो इसको 5:2 में बांटो, तो डिवाइड बाई 7, 7 3 का 21, 3 5 15, M आ जाएगा 15,000, और O आ जाएगा 3 3 का 9,000। ठीक है, 7 3 का 21, 3 दूनी 6,000, सॉरी 3 2 था 6,000। ठीक है, तो यहाँ पूछा है M का, तो M का कैपिटल डेबिट होगा 15,000 से। ठीक है,
आगे देखिए, द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज कॉल्ड बट द मनी इज नॉट येट रिसीव इज कॉल्ड, मतलब कॉल्ड हो गया लेकिन नहीं मिला तो कॉल सिनेरियर कहा जाता है उसको, ठीक है। द इंटरवल बिटवीन टू कॉल्स कुड बी, दो कॉल के बीच में जो इंटरवल होता है वो कितने दिन के बीच के, कितने दिन का हो सकता है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है द इंटर, क्या लिखा हुआ है, द इंटरवल बिटवीन टू कॉल शुड बी, तो कम से कम 1 मंथ का होना चाहिए, एट लीस्ट 1 मंथ, लेस देन 1 मंथ नहीं, मोर देन 1 मंथ, 0 मंथ, मोर देन 2 मंथ, तो एट लीस्ट 1 मंथ मतलब 1 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए, यही ना, या 1 मंथ भी हो सकता है, लेस देन नहीं हो सकता है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी शुड बी ट्रांसफर टू, देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो पार्टनर्स के बीच में, 2 पार्टनर 3 पार्टनर जितने पार्टनर होते हैं सबके बीच में एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी होता है, तो जब मैच्योरिटी होता है तो उसका पैसा सभी पार्टनर्स में मिल जाता है, ठीक है। तो किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, जिसके जिसके बीच हुआ रहेगा, पॉलिसी बना रहेगा उसके बीच में, ठीक है। तो खत्म। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। देखिए, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, सबको पता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है, ठीक है। Which one of the following is not required for financial statement analysis, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कौन सा इसमें से इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हेलो इसके बाद आइडियल लिक्विड रेशियो इज, आइडियल लिक्विड रेशियो कितना होता है 1:1, और आइडियल करेंट रेशियो होता है 2:1। आइडियल करेंट रेशियो 2:1 जरूर आएगा, ये 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पक्का 110% आएगा ही आएगा, ठीक है। और नहीं आया तो तुम्हारा लग जाने। आइडियल लिक्विड रेशियो 1:1 और आइडियल करेंट रेशियो 2:1, ठीक है, इतना तो याद रख ही सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कौन सा पार्ट नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है। थैंक यू। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ये तो है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये भी है, बाई बैक ऑफ इशू ऑफ शेयर एडिशनल टू प्लांट, तो ये नहीं है ना, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, तो बाई बैक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फिनेंशियल स्टेटमेंट का याद रखना, क्या, फिनेंशियल एक्टिविटी का। वेयर विल यू रिकॉर्ड पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट को कहाँ रिकॉर्ड करोगे, इन द बैलेंस शीट में, तो पब्लिक डिपॉजिट एक तरह का लोन है, तो इसको हम कहाँ, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटी, तो ये सिक्योर्ड लोन में जाएगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन। इसके बाद क्रेडिट सेल 75% है, क्रेडिट सेल 75% ऑफ कैश सेल है, और टोटल सेल है 3,35,000, तो कैश सेल कितना होगा, देखो कैश सेल का 75% है, मतलब अगर कैश सेल 100 रुपीज़ होगा तो क्रेडिट सेल 75 होगा, तो टोटल सेल 175 होगा, और ये 3,50,000 कहाँ है, $3,50,000, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग कितना से, 175 से, ठीक है, 175 से, और क्या निकालने को बोला है, कैश सेल, तो कैश सेल का रेशियो कितना था 100, कैश सेल का 100, तो ये 175 दूनी और 2 लाख, तो आंसर आएगा 2 लाख। समझ में आ गया ना।
ठीक है, समझ में आया कि नहीं? फिर से देखा, फिर से बताएं, फिर से समझो। देखो यहाँ पर जो बोला रहेगा ना, जिसका परसेंटेज है उसी को 100 रखना है। तो कैश सेल को 100 रखना है, कैश सेल को 100 रखना है। क्रेडिट सेल को कितना रखना है? 75। टोटल सेल कितना हो जाएगा? 175। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये पब्लिक डिपॉजिट वाला थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे, इसीलिए कब से परेशान हूँ। इसकी ये ना सिक्योर नहीं, अनसिक्योर्ड लोन होगा, याद रखना। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन, पब्लिक डिपॉजिट अनसिक्योर्ड लोन में आएगा। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ सीधा। तो ये 3,50,000 क्या दिया हुआ है? टोटल सेल दिया हुआ है, और टोटल सेल का परसेंटेज वैल्यू 175, कैश सेल निकालना है तो 100। तो 150, 175 दूनी 2 बार में कट जाएगा, ये 2 लाख आएगा। सॉरी, 2 बार में कटेगा, ये 2 जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 लाख, 2 लाख। ठीक है, तो ये 2 लाख हो गया। उसके बाद देखिए अगला पेपर आ गया। क्या है अगला पेपर? अगला पेपर है द मैक्सिमम नंबर्स इन बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस। बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम नंबर कितना है? बैंकिंग में है 10। ठीक है, देखो पार्टनरशिप एक्ट 1956 में जो था उसमें बैंकिंग में 10 था और नॉन बैंकिंग में 20 था। यही अभी बैंकिंग के लिए यही सेम ही है। ठीक है, और अदर बिजनेस के लिए अभी जो है वो 100 हो गया है। अदर बिजनेस के लिए, सॉरी 100 नहीं, 50 हो गया। ठीक है, एक्चुअली 2013 में जब पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट अमेंड हुआ था, तब ये लोग पहले तो मैक्सिमम लिमिट रखा था 100 का, लेकिन फिर 2014 में एक नया रूल आया, तो रूल 10। इसमें वो लोग मिसलिनियस रूल 10 बोलते हैं इसको। तो इसमें ये लोग इसको फिर से घटा करके 50 कर दिया। ठीक है, तो अभी जो नाउ टिल डेट अभी जो चल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ नॉन बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस इज 50 और बैंकिंग में 10। आगे, द अकाउंट ओपन इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कौन सा अकाउंट ओपन होता है? एक करंट होता है, और दिया नहीं आगे तो करंट अकाउंट होगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं मेंशन है तो क्या मिलेगा उसको? इक्वल प्रॉफिट, जी हाँ मिलेगा। ये नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट एंड कैपिटल कमीशन भी नहीं मिलेगा, लॉजिक नहीं। ठीक है, खाली इक्वल प्रॉफिट मिलता है और इंटरेस्ट लोन मिलता है, बताया गया बहुत बार। द रेट ऑफ लोन मेंशन इन द एक्ट। तो एक्ट में इंटरेस्ट रेट लोन के ऊपर कितना परसेंट बताया गया? 6% पार्टनरशिप का लोन। ठीक है, इसके बाद अ बिजनेस हैज इट्स गुडविल इफ इट अर्न्स। मतलब अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, कौन सा प्रॉफिट करेगा तो उसका गुडविल होगा? तो सुपर प्रॉफिट करेगा तभी गुडविल होगा। ठीक है, सुपर प्रॉफिट होगा तो गुडविल होगा। एवरेज प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट करेगा तभी तो गुडविल बनेगा, नहीं तो गुडविल नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बी चेंज ऑन विच सिचुएशन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो सकता है किस किस सिचुएशन में? एडमिशन में हो सकता है, रिटायरमेंट में हो सकता है, बोथ में हो सकता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट किस में ओपन होता है? किस तरह का अकाउंट है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। आगे, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो। ठीक है, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका गुडविल किस रेशियो में बढ़ जाता है? गेनिंग रेशियो में। देखो ए बी सी का रेशियो 2 3 4 है, बी रिटायर कर दिया तो ए सी का रेशियो क्या बचेगा? बी को काट दो, 2 4 मतलब 1 2 1 2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू, या बोथ ए एंड बी। न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या होगा? ओल्ड माइनस न्यू होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। गेनिंग रेशियो का होता है न्यू माइनस ओल्ड।
द मैक्सिमम कैपिटल मेंशन्ड ऑन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड। मैक्सिमम कैपिटल जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कंपनी इससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकता है। इसके बाद द प्रोविजन फॉर इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम इज स्टेटेड इन। मतलब प्रोविजन फॉर इशू ऑफ, एक मिनट, क्या बोलते हैं, द प्रोविजन फॉर इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम इज स्टेटेड इन। तो किस में बताया गया, ये कौन से सेक्शन में बताया गया है? तो इसका हो जाएगा सेक्शन 52, याद रखना ये प्रीमियम का सेक्शन 52। नेचर ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज, सिक्योरिटी प्रीमियम का नेचर कैसा होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम का नेचर होता है कैपिटल प्रॉफिट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट। रिजर्व और प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज में कन्वर्ट करते हैं जब बोनस शेयर के तहत बोनस शेयर इशू करते हैं। राइट शेयर भी तो हो जाएगा, नहीं बोनस शेयर होगा, राइट शेयर में पैसा ले लेते हैं, ठीक है, बोनस शेयर होगा। मतलब रिजर्व और प्रॉफिट को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? बोनस शेयर इशू करके कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर होता है वो क्या होता है? रेवेन्यू लॉस है कि कैपिटल लॉस है? तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, तो एक मिनट, तो ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर हो या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो, ये हो जाएगा कैपिटल लॉस, ठीक है, क्योंकि उसको एक से ज़्यादा साल में राइट ऑफ किया जाता है, ठीक है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉर फीचर ऑफ शेयर इज यूज्ड फॉर, तो शेयर फॉरफिट करके जो अमाउंट रिसीव होता है उसको हम लोग क्या करने के काम में लाते हैं? तो फुल्ली रिफंडेड नहीं, नॉट रिफंडेड, या रिसीव फ्रॉम फॉरफीचर, पार्टली रिफंडेड, तो कुछ नहीं, इसको रिफंड कहाँ होता है? रिफंड नहीं होता, ठीक है, नॉट रिफंडेड होता है, याद रखना। इसके बाद है प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू। तो प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर कहाँ ट्रांसफर करते हैं? तो इसको कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करते हैं, सबको पता है। 1000 इक्विटी शेयर, इसके बाद देखिए 1000 शेयर ऑफ ₹100 इज इशूड एट 5% डिस्काउंट, द टोटल अमाउंट रिसीव, तो 1000 इंटू 95 कर दो तो 95,000। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन विच कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन विच बेसिस कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, ये AS 6 होता नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होता है, ठीक है, यस 3। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं? इंक्रीज इन करंट एसेट्स है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, याद रखना, ये देखो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके बाद देखिए इन कैश फ्लो स्टेटमेंट डिविडेंड पेड इज शोन अंडर विच हेडिंग? डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड पेड फाइनेंशियल एक्टिविटी में होता है, डिविडेंड प्रोवाइडेड लिखा रहेगा तो ऑपरेटिंग में। कैश फ्लो ऑकर्स इन विच एक्टिविटी? कैश इन फ्लो ऑकर्स इन विच एक्टिविटी, इसमें से कौन से एक्टिविटी से कैश फ्लो आ रहा है? तो कैश फ्लो आ रहा है, देख लेते हैं कौन से एक्टिविटी से आ रहा है। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आ रहा है, इशू ऑफ शेयर से भी आ रहा है, तो मतलब बोथ A एंड B, आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B, ठीक है।
इसके बाद देखिए, इसके बाद है क्या है, इसके बाद कैश आउटफ्लो फॉर परचेज ऑफ न्यू मशीनरी। नया मशीन परचेस करेंगे तो कैश आउटफ्लो किस एक्टिविटी में जाएगा, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। जितना भी एसेट्स का परचेज सेल होता है सब इन्वेस्टिंग में जाता है, ठीक है। एसेट्स का परचेज सेल इन्वेस्टिंग में जाएगा, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है। टैक्स पेड इज सोन अंडर विच हेडिंग, टैक्स पेड किस हेडिंग में आता है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है टैक्स पेड, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन आ जाओ, आइए आइए आइए, ठीक है। चलो क्या लिखा है, ऑथराइज्ड कैपिटल इज इन रेस्पेक्ट ऑफ इशूड कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल जो होगा इशूड कैपिटल से इक्वल या उससे लेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, मोर देन, लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि ऑथराइज से ज़्यादा इशू कर ही नहीं सकते। इसका मतलब इशूड कैपिटल जो होगा वो या तो क्या होगा, लेस देन होगा या इक्वल टू होगा। इसके बाद देखिए, इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पीरियड इज 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, देन द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट विल बी, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो सुपर प्रॉफिट पूछा है ना, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, तो 5 लाख का 15% कितना हो जाएगा, 15 पचे 75, ये 75,000 हो जाएगा माइनस, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट अर्न 1 लाख है, तो ये तो 75 नॉर्मल प्रॉफिट हुआ ना, ये एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, एक्चुअल प्रॉफिट है 1 लाख, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट 1 लाख, तो बचा कितना 25,000, तो 25,000 हो गया सुपर प्रॉफिट, ठीक है। आगे 1,000 10% इक्विटी शेयर ऑफ 100 आर इशूड टू वेंडर अगेंस्ट परचेज ऑफ नेट एसेट्स 1,50,000, इन विच अकाउंट द डिफरेंस ऑफ अमाउंट इज ट्रांसफर्ड। देखो पेमेंट कितना हुआ 1,000 इंटू 100, प्रीमियम उन्होंने नहीं लिखा, मतलब 1 लाख रुपये पेमेंट हुआ है, 1 लाख का पेमेंट हो रहा है, 1.5 लाख का सामान खरीद रहा है, तो कम पेमेंट हो रहा है, तो कैपिटल रिजर्व डी नंबर ऑप्शन कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ये देखो ये कोने में लिखा हुआ कैपिटल रिजर्व, ठीक है। ज़्यादा पेमेंट होता है तो गुडविल होता है, कम पेमेंट होता है तो कैपिटल रिजर्व होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद है ए लिमिटेड acquired assets worth ₹15 lakh from H Limited by issue of share 100 each 25% प्रीमियम। तो नंबर ऑफ शेयर पूछा है, तो सिंपल क्वेश्चन है, 15 लाख को डिवाइड बाई 125 से डिवाइड कर दो, तो 5 से अगर काटे हम, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, 5 3 15, 3 लाख हो गया। 3 लाख को ना 30,000 इंटू 100, मैं कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेटर से कर सकते हो, 4 4 3 12, तो 12,000 आएगा ये, ठीक है। 12,000 आएगा, कैलकुलेट कर लेना, 15 लाख को 125 से डिवाइड करके जो आएगा वही आंसर होगा। द नंबर ऑफ पार्टनर रिक्वायर्ड फॉर अ बैंकिंग पार्टनरशिप, तो मिनिमम नंबर कितना है 2, मैक्सिमम है 10, तो 2 से 10, ठीक है बैंकिंग। इसके बाद इफ कंपनी हैज अडॉप्टेड टेबल एफ देन इट इज रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। देखो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का जो स्लैब है ना, वो कितना परसेंट है पता है, 6 से लेकर के 12% तक है, इतना परसेंट चार्ज कर सकता है। अब टेबल ऐप में क्या है वो देखना पड़ेगा, एक सेकंड को। अच्छा यहाँ कॉल्स इन एडवांस है, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस
इफ अ कंपनी अडॉप्टेड टेबल एफ कंपनीज एक्ट द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12% होगा, ठीक है। अच्छा, ये कॉल्स इन एडवांस यहाँ पर 12% होगा, टेबल एफ रहेगा तो कॉल्स इन एडवांस 12% देगा, ठीक है। कंपनी कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट मैं बताया कितना से 6 से 12% तक कैप्ड है। इफ प्रॉफिट इफ द प्रॉफिट इज 1,05,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, द नेट एसेट्स 3 लाख, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ गुडविल। नेट एसेट्स मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 3 लाख, तो गुडविल कितना होगा, तो इसका पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लो। कैसे निकलेगा कैपिटलाइज वैल्यू, पीछे भी सम था ये वाला, 1,05,000 को कितना से डिवाइड करेंगे 15 से, और इंटू कितना से करेंगे 100 से, 15 सत्ते 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 7, ये हो जाएगा शायद 7 लाख, और यहाँ पर 3 लाख है तो 4 लाख गुडविल बचा, ठीक है। ये नॉर्मल, ये कितना है, सॉरी नेट एसेट्स, हाँ नेट एसेट 3 लाख है, और वैल्यू ऑफ हमारा 7 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बचेगा, गुडविल कितना बचेगा 7 लाख बचेगा, 4 लाख बचेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद चलिए ABR देखो, ABR शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, सी इज एडमिटेड 1/5 शेयर, तो कुछ क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 1/5 इन प्रॉफिट विच ही गेट्स फ्रॉम ए, सिर्फ ए से लेगा तब न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, देखिए जब क्या होगा। 1/5 के लिए आया ना, पहले भी 5 है, ठीक है। तो मान लो टोटल शेयर 25 है, 25 को पहले अगर हम बांटते थे ओल्ड में, तो 5 पचे 25, 5 3 15 इंटू 3 करके 5 से, और 5 दूनी 10, इतना मिलता था। अब एक तो नया पार्टनर आ गया, कौन, सी आ गया, सी इसका लेगा, इसका कितना लेगा 1/5, तो इसका 1/5 3 रुपये लेगा सी, तो इसका फिर कितना बचेगा 1/5 देने के बाद, 3 घटा दो तो बचेगा इसका 12, तो न्यू रेशियो हो गया 12:10 और 1:3, ये हो गया न्यू रेशियो। तो 12:10:3 कट रहा है क्या ये, 5 3 15, अच्छा मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक है। क्या मिस्टेक हुआ रुको बता, ये 1/5 लेगा टोटल का, टोटल का 1/5 लेगा, लेकिन लेगा ए से, तो टोटल का 1/5 देखो यहाँ पर, टोटल का 1/5, इसका 1/5, इसका 1/5 हो रहा है कितना 5 रुपया, और ये इससे 5 रुपया माइनस हो जाएगा, तब यहाँ बचेगा तब 10, ये भी 10, तो 10 10 5 काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये हुआ न्यू रेशियो, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद है ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1, एज कैपिटल इज, एज कैपिटल 50,000, बी कैपिटल 70,000, सी कैपिटल, बी रिटायर हुआ है फ्रॉम द फंड, बैलेंस रिजर्व ऑन डेट 25,000, इफ गुडविल ऑफ द फर्म 30,000 एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 7,500, अमाउंट पेबल टू बी कितना होगा, तो 2:1 था ना, सबको बांट लेते हैं, सिंपल है। तो पहले तो बी रिटायर हो रहा था, बी का 70,000 ये तो आएगा ही, बी का 70,000 आ जाएगा, फिर ये कितना है टोटल, सब जोड़ के एक साथ बांट देते हैं, रिजर्व 25, गुडविल 30 और रिवैल्यूएशन 7,500, 25 30 55, 55,000 और प्लस 7,500, 55,000 प्लस 7,500 कितना हो गया, 55,000 प्लस 7,500, तो टोटल 62,500, इसको 2:1 में बांट दो, इंटू 2 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा 25,000, इंटू 2 डिवाइड बाई 5, इसका आ जाएगा 25,000, ठीक है। 25,000 इसमें और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 95,000, इसको 95,000 का पेमेंट होगा, समझ में आ गया क्या किया गया। देखो बी का 70,000 था, और बाकी ये जो रिजर्व है और गुडविल है और ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, इस सब को 2:1 में बांट दो, जो आएगा सब जोड़ने से आ जाएगा 95,000,
5,000। ठीक है, वही बी का पेमेंट हो जाएगा। वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर फॉर कैंसिलेशन बाय शेयर होल्डर इज कॉल्ड। वॉलंटरी रिटर्न ऑफ voluntary return of share for cancellation by shareholder is called। तो इसको बोलते हैं सरेंडर ऑफ शेयर। ठीक है, मतलब पहले से कंपनी, मतलब क्या टाइम पहले कोई शेयर होल्डर अपना शेयर गिव अवे कर दे, मतलब सरेंडर कर रहा है, तो उसको सरेंडर ऑफ शेयर बोलते हैं। कमीशन ऑफ 20% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन इज कैलकुलेटेड एज 1/6 ऑफ। देखो 20% मतलब 20/120, इसको काट पीट मचाएंगे तो 2 एक कम 2 तो 6 का 12, तो 1/6 आएगा, यही आएगा। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया। When there is no goodwill account in the books and goodwill is raised by। When there is no goodwill, अगर कोई गुडविल अकाउंट नहीं है तो गुडविल रेज्ड होगा। पार्टनर्स किसका शुरू से एडजस्ट होगा। If there is no goodwill, क्या क्वेश्चन है। When there is no goodwill account in the books and goodwill is raised। हाँ, गुडविल का अकाउंट पहले से नहीं है, गुडविल रेज हो रहा है तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा। डेबिट क्या होगा, गुडविल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होगा। ठीक है, एक्शन वाइज पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, जेड वाज एडमिटेड फॉर 1/7, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले इक्वली था, 1/6 ले लेगा। सिंपल सा बात समझो, मान लो 7 रुपया है, 7 रुपये का 1/7 ले लेगा तो 7 रुपया 1 रुपये ले लेगा, बचेगा 6 रुपया। 6 रुपये में दोनों इक्वली था तो इक्वली ही रहेगा, तो 331 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाकी तुम लोग जैसे ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो कि 1 में से 1/7 चला गया तो 6/7 बचा, फिर 6/7 का 1/2 उसको मिलेगा, 6/7 का 1/2 उसको मिलेगा, तो ये लोग का हो जाएगा कितना 3/7, ये भी हो जाएगा 3/7, 3/7 तो देखो 336 हुआ कि नहीं हुआ। 336 मतलब 112 या 33 नहीं, A6 तो रिमेनिंग है ना, तो 1/7 था ना उसका 1, तो 331। ठीक है, इसके बाद देखो व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है, 2 होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, इसमें भी इम्पोर्टेंट पूछ रहा है, तो देखो व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबसे इम्पोर्टेंट होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन याद रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द अमाउंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी। ये 90% होता है, मतलब कंपनी इशू करेगा शेयर, IPO लाएगा तो उसका 90% सब्सक्राइब होना चाहिए, नहीं तो शेयर बिकेगा नहीं। डिवेंचर होल्डर आर कॉल्ड। डिवेंचर होल्डर जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। ठीक है, ऑनर नहीं होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। ऑनर कौन होता है, शेयर होल्डर होता है ऑनर, याद रखना। कितना बड़ा है, इसके बाद देखो अमाउंट क्रेडिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर इन हिज कैपिटल अकाउंट इज 2,01,000। He took over investment 58,000. He also took over 20% of the debtor. The amount transferred to his loan account is 1,23,000। ठीक है, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ डेटर्स। अच्छा, ये बात है, देखिए मतलब 58,000 इन्वेस्टमेंट ले लिया और 20% 1,23,000 का लोन हो गया उसका, मतलब इतना कैश बना, तो कितना हो गया टोटल। 8 से निकाला गया, एक हाथ में 1 7 1 8 1,81,000
और यहाँ बोला 2,01,000 इसका बैलेंस हो रहा है। मतलब जो जाता है वो क्या है, डेटर ही तो है। 2 में से गए 1, 10 में से 8 गया 2, 21,000 का डेटर है इसका मतलब। अच्छा 21,000 तो इसका 20 डेटर का टोटल नहीं लिया, डेटर का कितना लिया 20%, मतलब ये 20% है तो 100% कितना होगा 20, 2500, 5 का 15, 10, 1,05,000। कहाँ है कहाँ है ये भाई, 1,10,000 होगा। हाँ 5 एकम 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1,05,000 होगा ना। हाँ गलती हो गया, देखो 1,23,000 और इन्वेस्टमेंट है। अच्छा एक बात बताएं, ये शायद 2 लाख है, ठीक है चलो ये 2 लाख होगा सब। 1,23,000 हो गया ये, और इन्वेस्टमेंट लिया है 58,000 का, तो 8 3 11 का, एक हाथ में एक 7 एक 8 81, 1,81,000 और 2,01,000 में से 1,81,000 माइनस कर, नहीं तो ठीक तो है 20,000 हो जाएगा, ठीक है सॉरी इट्स माई मिस्टेक। 20 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1 लाख, ठीक है 1 लाख है ये वाला। क्लियर, ये सही है, गलत नहीं था, ये सही था, 2,01,000 ही हो इस करेक्ट। उसके बाद रिजर्व कैपिटल कैन बी कॉल्ड अप, रिजर्व कैपिटल को कॉल्ड अप करते हैं कैसे, इन एन एमरजेंसी ओनली एनी टाइम बाई पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। रिजर्व कैपिटल कैन बी कॉल्ड अप तो ये हो जाएगा तो वाइंड अप के टाइम में, ठीक है यहाँ पर सी नंबर इवेंट फॉर द पर्पजेज एसी वाला वन डे, ठीक है जब कंपनी बंद होगा उस समय। टूल्स विच हेल्प इन फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सा टूल, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, बोथ, ठीक है आंसर होगा बोथ। इसके बाद द सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, तो इंडिकेट वीकनेस एंड साउंडनेस ऑफ फर्म, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट बोथ, ये होगा ये, ठीक है वीकनेस और स्ट्रेंथ बताता है। इसके बाद क्या है, द रेशियो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू लॉन्ग रन ऑपरेशन ऑफ द फर्म, लिक्विड रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो लॉन्ग रन ऑपरेशन के लिए कौन सा बताता है, लिक्विडिटी नहीं, एक्टिविटी, सॉल्वेंसी, हाँ सॉल्वेंसी रेशियो आ जाएगा, ठीक और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी आ सकता है। रेशियो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू द लॉन्ग रन ऑपरेशन ऑफ द फर्म इज, ये होगा सॉल्वेंसी रेशियो, राइट ठीक है क्योंकि इसमें डेप्ट का यूज होता है ना, डेप्ट इक्विटी रेशियो इसी का पार्ट है, तो डेप्ट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सेटिस्फैक्ट्री रेशियो बिटवीन लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड शेयर होल्डर, तो सेटिस्फैक्ट्री मतलब क्या, आइडियल रेशियो, ठीक है आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना होगा 2:1 ही होता है ना, आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशियो शायद 1:2 होता है, 1:2 होगा ये शायद 1:2, ठीक है हाँ 1:2, ठीक है 1.5 से 2 सही है तो 1:2 ठीक है। कैश बैलेंस 15,000 है, ट्रेड रिसीवेबल इतना है, इन्वेंट्री है 40,000, ट्रेड पेबल है 24,000, बैंक ओडी इतना है, करेंट रेशियो क्या होगा, तो करेंट एसेट जोड़ो 15,000, 35,000, 50,000 हो गया, 50 और 40 90,000 हो गया, 90 हो गया, और इधर देखो इधर 24 और 6 30 हो गया,
तो 3:1। इसके बाद इक्विटी शेयर वर्थ रुपीज़ equity share worth rupees 10,000 is to public for cash. It is कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। अच्छा, शेयर इशू हुआ तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ठीक है, अच्छा हो गया ये भी। इसके बाद ये MCQ 18 नंबर के भी है। इसके बाद देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए इनकम है, ये बताया था मैं अभी। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप अगेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग। एक मिनट भाई रुक जाइए, दूसरा पेपर आ गया क्या? हाँ ये दूसरा पेपर है, इसको अभी नहीं करना है, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, एक थोड़ा सा इसको देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो पढ़ा भी दिया गया, फिर से एक बार बताता हूँ। ठीक है, देखिए क्या है कंपनीज एक्ट। पहले लेटेस्ट कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, और कब सबसे पहले आया था? 1956, याद होगा। तो कंपनी इज इन इंडिया मस्ट हैव एटलीस्ट 7 मेंबर। मिनिमम मेंबर कितना होता है कंपनी का? मिनिमम 7। मैक्सिमम पे कोई रूट, मैक्सिमम क्या है? नो लिमिट, लो लिमिट। उसके बाद देखो, पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए? 5 लाख का कम से कम। ठीक है, एक कंपनी बनाने के लिए, पब्लिक लिमिटेड नहीं, सिर्फ कंपनी बनाने के लिए कितना चाहिए? कम से कम 5 लाख। कम से कम 3 डायरेक्टर होना चाहिए, और उसमें लिमिटेड वर्ड जुड़ा जाएगा सफिक्स उसके नाम के एंड में। नाम के एंड में क्या होगा? LTD, इसका मतलब होता है लिमिटेड। ठीक है, इतना रिक्वायरमेंट होता है। मिनिमम ऑफ 2 शेयर होल्डर आर रिक्वायर्ड। ये पीएलसी क्या है? पीएलसी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट में दो शेयर होल्डर होना चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम 20 शेयर होल्डर होंगे। 20 से ज़्यादा होने से तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा। मिनिमम 2 डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए, पीएलसी स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर होना चाहिए, जबकि पब्लिक लिमिटेड में 3 होना चाहिए। पब्लिक लिमिटेड में 3 और प्राइवेट लिमिटेड में 2 डायरेक्टर मस्ट। और इसमें से एक डायरेक्टर कम से कम इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ईच डायरेक्टर शुड हैव डायरेक्टर, सब डायरेक्टर के पास DIN नंबर होना चाहिए, जो इशू होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। द प्रपोज नेम ऑफ कंपनी, और जो कंपनी का नाम प्रपोज होगा ये यूनिक होना चाहिए, किसी दूसरे के सिमिलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वो नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए विथ ROC, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। द डायरेक्टर मस्ट ऑब्टेन अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसको DSC बोलते हैं। DSC, हर डायरेक्टर के पास DSC होना चाहिए। और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN होना चाहिए। परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड होना चाहिए। TDS कलेक्टेड 10 नंबर भी होना चाहिए। 10 नंबर, पैन नंबर, DIN और DSC, इतना रिक्वायरमेंट होना चाहिए डायरेक्टर का। ठीक है, समझ में आ गया ये बात। इसके बाद ये 2 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। इसमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिफाइन होता है, और रिलेशनशिप विद शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के क्या है, क्या रिलेशन है कंपनी का उनसे, ये 2 चीज़ इसमें इसके पर्पज में होता है। और यहाँ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या डिफाइन करता है? ये कंपनी कैसे रन कर रहा है, डिफाइन हाउ द कंपनी इज रन, कैसे रन कर रहा है, गवर्न, कौन गवर्न कर रहा है, एंड ऑनर कौन है। ठीक है, ये बताता है। इसमें मेन कंटेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ से देखो यहीं से क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या क्या चीज़ होता है? मेनली नेम इंक्लूड होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, उसका एड्रेस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ये 3 किसमें होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, एड्रेस, ऑब्जेक्टिव, इतना चीज़ होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में।
और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, मैनेजिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। उसके बाद डिटेल्स अबाउट शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का डिटेल होता है, डायरेक्टर का डिटेल्स होता है, मीटिंग का डिटेल्स होता है, डिसीजन सारा डिसीजन इसमें लिखा जाता है। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो ये चीज़ याद रखोगे, वो अपने आप याद रहेगा, नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, उसका एड्रेस और ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हु साइन, इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन कौन करता है, इनिशियल शेयर होल्डर्स और गारंटर्स, जो स्टार्टिंग में शेयर होल्डर होते हैं वो, या गारंटर। इसको कौन साइन करता है, शेयर होल्डर, डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी, ये लोग साइन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ये वीडियो इतना ही तक। सेकंड वीडियो में बाकी जो बचा कुचा क्वेश्चन है मैं सारा करा दूंगा। जरूर 2-3 बार देख लेना वीडियो, जो इसको याद है उसके लिए अच्छी बात है, जो नहीं याद किया है वो प्लीज़ देख लेना वीडियो, तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है।